मॉर्निंग क्लास। आज हम आपके हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपके फर्स्ट चैप्टर का जो नाम है कब, कहाँ और कैसे। हिस्ट्री से नाम से पता चलता है इतिहास मतलब बीता हुआ समय, उससे आपको क्या जानकारी मिली। बीते हुए समय का एक सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो यह है कि बीते हुए समय में जो की गई गलतियां हैं उसको आप वर्तमान या भविष्य में दोहराने से बचते हैं, कतराते हैं। और जो पिछला समय होता है वो हमारे बारे में बताता है कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी और पिछले समय हमने क्या क्या किया, उस बारे में हमारा जो समय है वो बताता है। इसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास भूतकाल की जो बातें हैं सब इतिहास की बातें कहलाती हैं। इतिहास एक रोमांचक घटना है जो हमें रोचक भूतकाल में ले जाता है। इस प्रकार इतिहास भूतकाल में घटित घटनाओं का अभिलेख होता है। यह हमें आग की खोज, पहिए तथा कृषि का आविष्कार जैसे तथ्यों से अवगत कराता है। यह हमें एक अन्य विश्व व अन्य युग में ले जाता है जहां लोग पूर्णतः भिन्न प्रकार से रहते थे। हम इतिहास का अध्ययन क्यों करते हैं? हम इतिहास का अध्ययन करते हैं क्योंकि यह हमारे पूर्वजों के भूतकाल के दरवाजे खोल देता है। उनकी अर्थव्यवस्था तथा समाज, उनकी आस्था तथा विश्वास, उनके वस्त्र तथा भोजन, उनकी बस्तियां तथा इमारतें, उनकी कला तथा वास्तुकला, उनके संघर्ष तथा युद्ध का अध्ययन करता है। इतिहास केवल भूतकाल के बारे में ही नहीं है, इसका अध्ययन महत्वपूर्ण कौशल तथा गुणों का विकास करने में हमारी सहायता करता है। यह हमें समझाता है कि वह समाज तथा विश्व किस प्रकार कार्य करते हैं जिसमें हम रहते हैं तथा हमारे पूर्वजों द्वारा की गई गलतियों को दोहराने से हमें रोकता है। इतिहास क्या है? इतिहास शब्द यूनानी भाषा के हिस्टोरिया शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है अन्वेषण द्वारा जानकारी या ज्ञान प्राप्त करना। इतिहास भूतकाल में घटित वास्तविक घटनाओं की वर्णनात्मक जानकारी होती है। यह हमें महत्वपूर्ण भूतकाल का काल क्रमानुसार व्यवस्थित संगठित ज्ञान प्रदान करता है। यह मुख्यतः हमारे पूर्वजों की जीवन शैली, साहसिक कार्यों एवं प्रगति का वर्णन करता है। इतिहास केवल भूतकाल का ही वर्णन नहीं करता है, यह वर्तमान के बारे में भी बताता है। यह भूतकाल तथा वर्तमान के बीच की एक कड़ी है, क्योंकि लोग इतिहास के भूतकाल में प्राप्त शिक्षा के आधार पर कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य ने खोज की कि ठंड के समय आग गर्मी देकर अच्छा अनुभव कराती है, किंतु उसने सीखा कि आग उसे चोट पहुंचा सकती है तथा वस्तुओं को नष्ट कर सकती है। वर्तमान में किसी व्यक्ति तथा समूह द्वारा लिए गए निर्णय इतिहास द्वारा प्राप्त ज्ञान को प्रकट करते हैं। इतिहासकार वह व्यक्ति जो भूतकाल अर्थात इतिहास की घटनाओं का अध्ययन करता है तथा उसे लिखता है, उसे इतिहासकार कहा जाता है। इतिहास में तिथि से याद है, यहाँ पे तिथियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं इतिहास में। यानी हिस्ट्री में आपको डेट्स बहुत ज़्यादा लर्न करने पड़ते हैं, क्योंकि हर डेट्स का कुछ ना कुछ एक इम्पोर्टेंस है, महत्व है। सभी ऐतिहासिक घटनाओं के समय को ईस्वी पूर्व या ई के साथ एक कैलेंडर वर्ष युग द्वारा व्यक्त किया जाता है। कालक्रमानुसार ईस्वी पूर्व के बाद ईस का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण के लिए अशोक महान का जन्म 304 ईसा पूर्व हुआ था, जबकि गांधी जी का जन्म 1869
ईस्वी में हुआ था। ईसा पूर्व या ईस्वी के बीच का जो डिफरेंस है वो याद रखना है। कई बार हम पढ़ते पढ़ते ईस्वी पूर्व पढ़ लेते हैं या ईसा पूर्व को हम भूल जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो ये याद रखना है। ई, बड़ी ई और भी, फिर अगर पू लगा हो तो ईसा पूर्व होगा वो। अगर सिर्फ बड़ी ई और बिंदी लगी हो तो उसको हम ईस्वी से पढ़ेंगे। ईसा पूर्व का मतलब होता है पिछला समय, और ईस्वी का मतलब होता है जो अभी करंट, जो हमारा जो पिछली घटना अभी के फिलहाल घटी हो उसके बारे में। और ईसा पूर्व मतलब किसी एक मानक समय से पहले वाला समय। कोई अगर समय आपने मान लिया है, ठीक है, अगर हमने जो है क्रिश्चियन के जन्म को एक मानक समय, कैलेंडर समय माना है, तो उससे पहले वाली घटना को हम ईसा पूर्व मानते हैं, और उसके बाद वाली घटनाओं को सभी को ईस्वी से जोड़ा जाता है। ईसा पूर्व का आशय ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के समय से है, इसका अर्थ है अशोक का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 304 वर्ष पूर्व हुआ था। ईस्वी ईसा की मृत्यु के बाद के समय का सूचक है। इसका अर्थ है गांधी जी का जन्म ईसा मसीह के जन्म के 1869 वर्ष बाद हुआ था। ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करने के लिए इतिहासकारों ने एक समय रेखा का प्रतिपादन किया है। यह समय रेखा ऐतिहासिक घटनाओं का काल क्रमानुसार विवरण होता है। तो हमने अभी पढ़ा कि ईसा पूर्व या ईस्वी क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस हमने जाना। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल तथा इतिहास। प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ है इतिहास से पूर्व। इसे उस समय अवधि से व्यक्त किया जाता है जिसका कोई भी लिखित अभिलेख नहीं है, या ऐसा समय जिसे लेखन पद्धति से पूर्व अपनाया गया था। यह पृथ्वी पर मनुष्यों के आगमन से लेकर लेखन की शुरुआत, विकास तथा उपयोग तक की समयावधि से संबंधित है। सामान्यतः प्रागैतिहासिक काल का अर्थ पाषाण काल, कांस्य युग तथा लौह युग से है। इतिहास प्रागैतिहास काल के बाद की समयावधि है तथा लिखित घटनाओं की अवधि का उल्लेख करती है। इसका अनुसंधान मुख्यतः इतिहासकारों द्वारा किया गया है। भौगोलिक ढांचा। अक्सर भूमि के भूगोल का उसके इतिहास पर एक शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। भूगोल उन महत्वपूर्ण तत्वों में से एक तत्व था जिसने संपूर्ण विश्व में प्राचीन बस्तियों की स्थिति को प्रभावित किया था। सभी प्राचीन सभ्यताएं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया, सिंधु तथा चीन नदी घाटियों में तथा उसके आसपास स्थित थी। हिमालय तथा दक्कन का पठार। हमारे भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं। गंगा का उत्तरी मैदान अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण सर्वप्रथम मनुष्य इसी क्षेत्र में बसे। दक्षिणी प्रायद्वीप पर्वतों, पठारों तथा नदी घाटियों द्वारा छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित था। उत्तर में हिमालय देश को आक्रमणकारियों से बचाता था। प्रायद्वीपीय भारत की लंबी तटरेखा ने विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया, जिससे उत्तरी मैदान में अनेक राज्य विकसित हुए। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में स्थित है, जो विंध्य तथा सतपुड़ा पहाड़ियों द्वारा देश के उत्तरी भाग से पृथक है। यह पृथकता चोल, चालुक्य तथा राष्ट्रकूट जैसे अनेक राज्यों की वृद्धि का कारण बनी। भारत को तीन ओर से घेरने वाले समुद्रों ने प्रायद्वीपीय भारत की विदेशी आक्रमणों से सहायता की। प्राकृतिक बंदरगाहों तथा पत्तनों वाली लंबी तटरेखा ने हजारों वर्षों तक रोम, मेसोपोटामिया, मिस्र तथा दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूरस्थ स्थानों से व्यापार को बढ़ावा दिया। भारतीय इतिहास के स्रोत।
भारतीय इतिहास के स्रोत को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: हस्तलेख तथा शिलालेख, पुरातत्व विज्ञान, सिक्के व स्मारक आदि, साहित्यिक स्रोत, विदेशी यात्री। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है और समझा है कि इसमें अभी तक हमने क्या क्या जानकारियां हासिल की। हस्तलेख तथा शिलालेख। हस्तलेख कागज, छाल, वस्त्र, ताड़ की पत्ती या अन्य किसी पदार्थ पर हाथ द्वारा लिखित रचनाएं होती हैं। हस्तलेख भारतीय सभ्यता के अंतर्गत भाषाओं, दर्शन शास्त्र, कला, वास्तुकला तथा विज्ञान की समृद्धि को प्रतिबिंबित करता है। भारत में 50 लाख से अधिक हस्तलेख हैं जो भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। शिलालेख पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख होते हैं। ये स्तंभों, धातुओं की चादरों, गुफाओं की दीवारों आदि पर उत्कीर्ण होते हैं तथा अपने समय की राजनीतिक व धार्मिक गतिविधियों के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। कुछ शिलालेख आधिकारिक, स्मरणीय तथा ऐतिहासिक होते हैं। अशोक के चिन्ह, समुद्रगुप्त और रुद्रदमन प्रथम के स्तंभ ऐतिहासिक शिलालेखों के उदाहरण हैं। पुरातत्व विज्ञान। भूमि के भीतर दबी हुई इमारतों तथा वस्तुओं के पाए जाने वाले अवशेषों के निरीक्षण द्वारा भूतकाल की संस्कृतियों तथा इतिहास के काल का अध्ययन करना पुरातत्व विज्ञान कहलाता है। यह हमें ऐसे लोगों के जीवन तथा अन्य आदतों के बारे में बताता है जो पृथ्वी पर अभिलिखित इतिहास से पहले जीवित थे। ये पुरातात्विक स्रोत निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: सिक्कों तथा मोहरे। सिक्के तथा मोहरे इतिहास के लिए ज्ञान का प्रमुख स्रोत हैं। सिक्कों को प्रमुखतः सोने, चांदी तथा तांबे से बनाया जाता था, किंतु कई बार विभिन्न धातुओं के मिश्रण का भी उपयोग किया जाता था। सिक्कों को देश के शासक द्वारा जारी किया जाता था जिससे लोग विभिन्न वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीद सकें। कई बार सिक्के पर राजा का नाम तथा उसके जारी होने के वर्ष को भी उकेरा जाता था। सिक्कों का अध्ययन समुद्र शास्त्र कहलाता है। सिक्के हमें उस समय के राजाओं, उनके साम्राज्य के विस्तार, प्रयोग की जाने वाली भाषाओं, व्यापार, कला, धर्म तथा साहित्यिक कौशलों के विषय में बताते हैं। इमारतें या स्मारक के अवशेष। ऐतिहासिक महत्व की इमारत को स्मारक कहते हैं। यह हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के समान दबी हो सकती हैं। यह दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल आदि के समान आज भी मौजूद हो सकती हैं। स्मारक मंदिरों, स्तूपों, महलों, किलों, मठों, मस्जिदों, मकबरों आदि के रूप में हो सकते हैं। लोटस टेम्पल, कोणार्क मंदिर, महरौली का लौह स्तंभ सभी स्मारकों के उदाहरण हैं जो हमें हमारे भव्य इतिहास से परिचित कराते हैं। ये हमें इनके निर्माण के समय के बाद में बताते हैं। ये निर्माण के समय के लोगों के सामाजिक जीवन, धार्मिक आस्था, संस्कृति तथा विज्ञान के ज्ञान की जानकारी देते हैं। कलाकृतियाँ। कलाकृतियों का अर्थ है मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, औजार आदि जैसे कलाओं के कार्य। ये कलाकृतियाँ हमें प्राचीन लोगों के सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाजों, भोजन की आदतों, वस्त्रों तथा मनोरंजन के साधनों से संबंधित बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। ये सभी कलाकृतियाँ लोगों के जीवन, उनके व्यवसाय तथा समाज आदि के बारे में जानने में हमारी सहायता करती हैं। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के हैं। एक तो धार्मिक साहित्य, धर्म से संबंधित लेख धार्मिक साहित्य कहलाते हैं। अनेक पुस्तकें धार्मिक विषयों पर आधारित हैं। वेद, रामायण, महाभारत, गीता तथा पुराण प्राचीन भारत की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों पर
लेख से संबंधित है। इसके अंतर्गत जीवन वृत्तांत भी आते हैं। उदाहरण के लिए भाणभट्ट द्वारा 8वीं शताब्दी में लिखित हर्ष का जीवन वृत्तांत, हर्ष चरित्र, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध राजाओं में से एक हर्ष के शासन के समय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थितियों के बारे में बताता है। कौटिल्य द्वारा 4वीं शताब्दी में लिखित अर्थशास्त्र सरकार के प्रबंधन, आर्थिक नीतियों तथा सैन्य रणनीतियों से संबंधित है। विदेशी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजपूत मैग्नेस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका तथा भूतकाल में भारत में घूमने आए चीनी यात्री फाहियान और ह्वेनसांग की रचनाएं भी भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। ये उस समय के राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? इस चैप्टर में हमने इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, इतिहास को जानने के, भारतीय इतिहास को जानने के लिए क्या क्या स्रोत हैं, जैसे कि हस्तलेख तथा शिलालेख, पुरातत्वीय विज्ञान जिसमें सिक्के व स्मारक आदि के बारे में बताया गया है, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्री। भारत को बताया गया है कि भारत 2 हिस्सों में मूलतः विभाजित है। एक तो उत्तरी भारत जो कि हिमालय की तरफ का भारत जो माना जाता है, एक दक्षिण का पठारी दक्षिणी भारत जो कि विंध्य और सतपुड़ा से कटाव के वजह से कट गया है, 2 हिस्सों के अंदर विभाजित है ये। तो भारत के 2 जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, उसके बारे में हमने इस अध्याय के अंदर अध्ययन किया और समझा।